जय हिंद, नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे पाचन तंत्र पर, जो हमारे आपके पृथ्वी पर रहित सभी जीवों के लिए एक ऊर्जा का मुख्य प्रक्रिया है। जब तक पाचन नहीं होगा तब तक हमें अपने भोजन से एनर्जी मिलेगा ही नहीं। तो बात होता है कि आखिर पाचन है क्या, ठीक है, और ये तंत्र का मतलब क्या है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये तंत्र क्या है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि हमारा जो शरीर है वो छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी जीवन की सबसे छोटी इकाई जो है, जीवन की सबसे छोटी इकाई जो है वो है हमारी कोशिका। क्या है? कोशिका है, ठीक है। और इसी कोशिका को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं सेल, और सेल का मतलब क्या होता है? कोष्ठक, ठीक है, या फिर एक कक्ष। अब यहाँ पे एक और बात जानने वाली चीजें हैं कि जानने वाली बात है कि इस कोशिका का खोज किसने किया था। ये क्वेश्चन बड़ा पूछता है। तो कोशिका का जो खोज है वो श्रीमान रॉबर्ट हुक ने, इन्होंने किया था। तो रॉबर्ट हुक साहब ने किया था, और ये कब किया था? तो 1665 ईस्वी में किया था, ठीक है। अब इस जगह हमारे जीवन की सबसे छोटी इकाई कोशिका है, तो कोशिका से तो हमारे पास बड़ी बड़ी अंग है, लेकिन कोशिका ही शुरुआत करती है। कैसे? कि कोशिका को क्या करता है ना, ग्रुप बनाता है, ठीक है, समूह बनाया, और ये बनाता है उत्तक। क्या बनाता है? उत्तक। टिश्यूज बनाएगा ना, कि इसका अंग्रेजी होता है टिश्यूज। और जब उत्तक जो है वो भी जब ग्रुप बनाता है, ठीक है, जब उत्तक भी ग्रुप बनाता है तो हमारा बनता है अंग, ठीक है, एक एक अंग का निर्माण होता है। और जब अंग का ग्रुप बनता है तब यहाँ पे बनता है अंग तंत्र, ठीक है। ये क्या बनता है? अंग तंत्र बनता है। मतलब ये हम यहां से के बाद से, और अंग तंत्रों के समूह के बाद हमारे पास हमारा शरीर प्राप्त होता है। ये है कि हमारे सबसे छोटी इकाई से शुरू होते होते इस बड़े से शरीर में आने के लिए इतना सारा प्रोसेस होता है। अब यहाँ पे जीवों को बात करें तो कोशिका के आधार पर जीव के दो प्रकार होते हैं। कोशिका के आधार पर जीव के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन सा प्रकार होता है? एक जो प्रकार है वो होता है एक कोशिक जीव। कौन सा जीव होता है? तो ये होता है, इसका दो प्रकार हो जाता है। एक है मेरा एक कोशिक जीव, और ये उधर होता है, दूसरा में होता है बहुकोशिक जीव। क्या होता है? बहुकोशिक जीव। अब ये एक कोशिक क्या है, बहुकोशिक क्या है, बात को समझते हैं कि एक कोशिक नाम से ही पता चलता है कि जिसमें एक ही कोशिका होगी, जिसमें केवल एक कोशिका होगी। और बहुकोशिक जीव में बहुत सारे कोशिका होंगी। आए बात समझ में ना? हाँ नहीं, अब एक कोशिका से बोल रहे खाना पीना कैसे खाएंगे? अरे एक कोशिक जीवों में खाने से लेकर पीने तक और अपशिष्ट पदार्थों के उत्सर्जन तक, ठीक है, सब में एक ही कोशिका काम करती है। और बहुकोशिक जीव में क्या होता है कि अलग अलग कार्यों के लिए हमारे पास अलग अलग अंग होता है। जैसे कि हम अपने आप को ही ले ले तो हमारे पास देखने के लिए अलग अंग है, मतलब आंख है ना, सुनने के लिए अलग अंग है, कान है, खाने पीने के लिए भी अलग अंग है, और उत्सर्जित पदार्थों जो फालतू का पदार्थ शरीर में बनता है खाने के बाद, उसके बाहर करने के लिए भी तो है ना। हाँ, क्या? अरे हाँ, तो बहुकोशिक जीवों में क्या होता है ना कि हर एक कार्य के लिए बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, और एक कोशिक जीवों में केवल एक ही कोशिका होती है। अब थोड़ा सा उदाहरण देख ले एक आध का, तो क्या होगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि एक कोशिक जीव का उदाहरण हम समझते से हाइड्रा हो गया। क्लास 10th के बुक में आप लोग पढ़े हैं हाइड्रा, पैरामीशियम, ये सब जो क्या है एक कोशिक जीव है,
है ना। और बहुकोशिक जीव में क्या होता है, जैसे कि आदमी, जानवर, जितने प्रकार के जानवर वो सब तो बहुकोशिक जीव ही है। हाँ, आदमी बहुकोशिक जीव में ही आता है। ठीक है, अब यहाँ की बात से ये हो गया मेरा अंग तंत्र में, ये तंत्र का बात कर रहे थे, क्योंकि पाचन जो है वो तंत्र से तो होगा ना, मतलब पाचन की क्रिया में भी अंग भाग लेते हैं। हाँ, अंग ही ना करेगा तो तंत्र जो है ये समझ में आ गया। लेकिन पाचन क्या होता है, क्या होता है ना कि हम जो खाना खाते हैं उसको तोड़ने की प्रक्रिया, हाँ, उसके तोड़ने की प्रक्रिया। तो अगर हम पाचन का बात करें तो पाचन है क्या, ये डाइजेशन जो है वो है क्या। तो ये जो पाचन है ना, एक्चुअली हम जो खाना खाते हैं उसी का तोड़ना होता है, मतलब ब्रेक डाउन ऑफ फूड। खाने जो हम लोग खाना खाते हैं ना उसको तोड़ने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, पाचन कहलाते हैं। और जो अंग इसमें भाग लेते हैं, जो अंग इसमें भाग लेते हैं वो कहलाता है तंत्र, अंग तंत्र। ठीक है, और ये पूरा प्रोसेस जो है वो पाचन तंत्र कहलाता है। हाँ, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो बात ये उठता है कि हम जो खाना खाते हैं, ठीक है, वो किस रूप में खाते हैं। देखिए, अगर हमारा जो फूड सिस्टम का बात करें, फूड मतलब क्या होता है, भोजन, दो प्रकार से खाते हैं। ठीक है, हम लोग खाते क्या है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स खाना खाते हैं ना, मोटा मोटा अनाज चबाते रहते हैं, कभी कभार तो हड्डी वड्डी भी चबा देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया मेरा कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जटिल। अब इस शब्द को समझते हैं कि कॉम्प्लेक्स जटिल का मतलब क्या है। हम जब खाना खाते हैं तो उसमें मोटा अनाज खाते हैं, बड़ा बाइट खाते हैं, बड़ा कौर खाते हैं। अब एक कौर खाए, अब अगर भात है तो भात वैसे डायरेक्ट पचता थोड़ी, वैसे उसको टूटेगा ना। तो ये जो कॉम्प्लेक्स खाना हम लोग खाते हैं ना, पाचन तंत्र की प्रक्रिया में क्या है कि यही जो खाना है वो अलग अलग प्रकार के छोटे छोटे कण में टूट जाता है और शरीर को अवशोषित कर लेता है। ठीक है, क्या तो कॉम्प्लेक्स मतलब क्या हुआ, ये लार्ज पीस ऑफ फूड हुआ ना, लार्ज पीस, बड़ा टुकड़ा खाने का। और एक होता है सिंपल, ठीक है, और ये क्या हुआ, स्मॉल पीसेस, ये हो गया छोटा छोटा टुकड़ा जो खाना का तोड़ने के बाद। कभी कभार जब उल्टी होता है तब उस खाना को देखिए जो हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है कभी कभार। अब वो उल्टी क्यों होता है इसको पाचन के अंत में बता देंगे आपको। इसमें क्या है कि उल्टी क्यों होता है, एक्चुअली क्या नहीं होता, क्या होता है आप सब लोग जानते हैं कि जो खाना होता है हमारे शरीर में जो जाता है मांस में उल्टा बाहर आ जाता है। तो सवाल ये उठता है उल्टा बाहर आता क्यों है, तो उसका बात करेंगे। तो ये जो खाना है ना हमारे मुंह में टूटना शुरू होता है, हम लोग खाते हैं दांतों के माध्यम से चबाते हैं, ठीक है, और चबाते चबाते उसको छोटा टुकड़ा होता है फिर वो हमारे आमाशय में चला जाता है। सवाल ये उठता है कि ये जो भोजन है उसका पाचन कहाँ से शुरू होता है, ठीक है। तो हमारे शरीर में जो भोजन का पाचन है वो हमारे मुंह से शुरू होता है। कैसे, हमारे मुंह में ये अगर किसी व्यक्ति का ढक्कन है, मान लेते हैं कि मुंह खोल के बिठा हुआ है, तो इसके मुंह में होती है लार ग्रंथियां। क्या होता है, लार ग्रंथियां होती हैं। अब कितनी होती हैं आगे बताएंगे। तो लार जो ग्रंथियां हैं वो खाने में मिलती हैं और अंदर जाने में सहायता प्रदान करती है। तो कुल मिला के हम कहें तो खाने का जो पाचन का जो प्रक्रिया है वो शुरू कहां से होता है, तो मानव के मुख से, किसी भी प्राणी के मुख से ही शुरू होता है। मतलब मुख मतलब मुंह से शुरू होता है, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ पे यहां तक समझ आ गया। हाँ, आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो हर एक व्यक्ति खाना खाया, खाने के बाद उसको एनर्जी मिलेगा। तो एनर्जी के रूप में क्या क्या हम लोग को मिलता है, एक मिलता है कार्बोहाइड्रेट,
ठीक है, प्रोटीन मिलता है, हम लोग वसा लेते हैं, फैट लेते हैं, है ना, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण भी लेते हैं और विटामिन भी लेते हैं, विटामिन, और ये आपका मिनरल हो गया। ठीक है, ये विटामिन हो गया, कहाँ लिखे हैं, इधर विटामिन, और दूसरा हो गया मिनरल। तो कार्बोहाइड्रेट हम लोग लेते हैं चावल के रूप में, रोटी के रूप में लेते हैं, आलू खा जाते हैं, तो ये सब कार्बोहाइड्रेट मिला। लेकिन कार्बोहाइड्रेट टूटता है, शरीर कार्बोहाइड्रेट्स का जो हम लोग देते हैं ना शरीर में, वो डायरेक्ट इस्तेमाल में नहीं ला सकती है, तो क्या करती है शरीर की, उसको तोड़ती है। तो सवाल ये है कि अगर ये इसको तोड़ देती है तो किस रूप में तोड़ती है? तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो ग्लूकोज के रूप में तोड़ती है, टूट जाती है शरीर में, किसके रूप में, ग्लूकोज के रूप में। अब हम लोग ग्लूकोज भी पीते हैं, है ना, तो ग्लूकोज जब पीते हैं तो अचानक से तुरंत रिफ्यूल अप हो जाते हैं, मतलब फिर से एनर्जी मिल जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो तुरंत एनर्जी हम लोगों को देता है। प्रोटीन जो है, प्रोटीन टूटता है एमिनो अम्ल में, एमिनो एसिड या एमिनो अम्ल कह सकते हैं, और फैट जो है वो टूटता है वसा अम्ल में। ठीक है, मतलब ऑयलिक एसिड बोल सकते हैं या फिर आप बोले तो वसा अम्ल में टूट जाता है। ठीक है, और इस प्रकार से शरीर में हम लोगों को ये रूपांतरित चीजें हैं। सवाल ये उठता है कि जो विटामिन है वो किस में टूटता है? तो ध्यान रहे, विटामिन और मिनरल जो है वो कभी नहीं टूटता है। क्यों नहीं टूटता है? क्योंकि शरीर जो है इन दोनों को डायरेक्ट ऑब्जर्व करने की क्षमता रखता है। मतलब मिनरल और विटामिन को बिना तोड़े भी शरीर ऑब्जर्व कर लेता है, इस कारण से विटामिन और मिनरल नहीं टूटता है। तो याद रखिएगा कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट जो है वो किस रूप में टूटता है या किस रूप में परिवर्तित हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में, प्रोटीन एमिनो अम्ल में, और फैट जो है वो वसा अम्ल में टूट जाता है। अब यहाँ पे एक चीज और, इस ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र भी होता है, इस ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र भी होता है। तो ये ग्लूकोज है का रासायनिक सूत्र होता है C6H12 और O6, C6H12 और O6 होता है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र। अब ये बात करें कि किसको कितना खाते हैं तो कितना एनर्जी मिलता है। तो अगर हम बात करें कि हमारे खाने में सबसे बड़ा एनर्जी का स्रोत क्या है, तो अभी जो बताएंगे ना इस बात से क्लियर हो जाएगा। जब हम लोग 1 ग्राम खाते हैं कार्बोहाइड्रेट तो हमें 4 कैलोरी, ठीक है, 4 कैलोरी एनर्जी मिलता है। और जब हम इसे 1 ग्राम प्रोटीन खाते हैं तो हमें 5 कैलोरी मिलता है। हाँ, तो प्रोटीन में हमको जब 1 ग्राम प्रोटीन को खाते हैं तो कितना एनर्जी मिलता है? 5 कैलोरी मिलता है। और जब 1 ग्राम फैट को खाते हैं तो इससे हमें 9 कैलोरी का एनर्जी मिलता है। देख रहे हैं ना, 9 कैलोरी का एनर्जी मिलता है 1 ग्राम फैट या ऑयल खाने से। तो सवाल ये है कि हमारे शरीर के लिए सबसे ज्यादा एनर्जी किससे मिलता है? तो कुछ लोग फटाफट मार देते हैं ये, क्योंकि देखा ना 1 ग्राम मारा 9 कैलोरी एनर्जी मिला। लेकिन हम लोग हमेशा तेल थोड़ी पीते हैं कि सुबह भी तेल पिए, 12 बजे भी तेल पिए, रातों में तेल पी लिया, वैसा तो करते नहीं है। तो 1 ग्राम में भले ही 9 कैलोरी मिल रहा होता है, लेकिन हम अपने डेली लाइफ में कार्बोहाइड्रेट का ही इस्तेमाल करते हैं, है ना। किसका इस्तेमाल करते हैं? कार्बोहाइड्रेट का ही इस्तेमाल करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि हम लोग दिन रात तेल पीते रहेंगे, भले ही 4 कैलोरी ही मिलता है, लेकिन हमारे शरीर को सबसे ज्यादा एनर्जी जो मिलता है वो कार्बोहाइड्रेट से मिलता है, कैलोरी से नहीं मिलता है। मिलता है लेकिन सबसे ज्यादा नहीं मिलता है, क्योंकि इसका सेवन हम लोग ज्यादा नहीं करते हैं इस फैट का। ठीक है, यहां तक आई होप कि आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा।
पाचन ब्रेकडाउन ऑफ फूड होता है, खाना टूटने की प्रक्रिया होती है। और खाना जो है हम लोग दो रूप से, एक कॉम्प्लेक्स रूप में लेते हैं, ये चीज होता है सिंपल रूप में, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट। ये कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में चेंज हो जाता है, प्रोटीन एमिनो अम्ल में, फैट जो है वसा अम्ल में चेंज आता है। और विटामिन और मिनरल जो है वो कभी टूटता ही नहीं है, क्योंकि शरीर जो है वो इसको प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट उपयोग में ला सकती है। ठीक है, अब इसको हम रब करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अभी हम देखिए कि जो पाचन है हमारे मुंह से शुरू होता है। ठीक है, ये हमारा हो गया माउथ, ये कोई प्राणी है, इसके मुंह में से शुरू होगा। ठीक है, तो हमारे मुख में वो कौन कौन से अंग हैं या कौन कौन से हमारे शरीर के पार्ट पुर्जा है जो क्या करता है कि मुख से पाचन क्रिया को शुरू करने में हमें हेल्प करता है। ठीक है, तो इसमें से हमारे पास है एक दांत होता है, दूसरा ये आपका जीभ होता है, और तीसरा है लार ग्रंथियां। ये तीन पार्ट होता है इसका। एक हो गया आपका जीभ, ठीक है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं टंग। दूसरा हो गया टीथ, अंग्रेजी। ये हो गया मेरा दांत जो कहलाता है टीथ। अब एक टीथ जो प्लूरल है ना, और जीभ हो गया, इसके बाद यहाँ पे आता है लार। ठीक है, तो ये तीन चीजें हैं जहां से पाचन क्रिया शुरू होती है, और मुख से जब शुरू होती है तो ये तीनों आपस में भाग लेते हैं, क्योंकि एक भी गायब रहेगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा ना काम करना। तो ये दांत जो है हमारा, ठीक है, इसका दो प्रकार होता है। ठीक है, एक होता है द्विरदंती और इसका होता है विषम दंती, है ना। द्विरदंती का भी दो प्रकार होता है, एक होता है अस्थाई दांत और एक होता है अस्थाई। इसी अस्थाई को हम लोग कहते हैं दूध का दांत। अब अस्थाई दांत कितना होता है ये सब आप अच्छे से जानते हैं कि 32 होता है, और अस्थाई दांत जो है वो होता है 20। ठीक है, ये जो दांत है वो अस्थाई होते हैं और टूटता है। ठीक है, ये दांत टूटने वाले दांत होते हैं, और जब टूट जाते हैं तो नए दांत निकलते हैं। एक्चुअली वर्तमान समय में एक रिसर्च आया है कि 32 दांत कुछ लोगों में ही मिल रहा है, ज्यादा मिलता नहीं है। एक्चुअली प्रकृति धीरे धीरे पता नहीं क्या करेगी, समझ में नहीं आता है। जैसे कि आप जानते हैं कि पहले बंदर लोगों के, चूंकि हम लोग बंदर से ही हमारा इस ये मानव योनि माना जाता है कि डेवलप हुआ है, तो उसके पूंछ थे, अभी भी है, लेकिन मानव में पूंछ खत्म हो गया, तो दांत 32 होते थे। लेकिन आज इसकी संख्या धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है, बहुत कम, 28 मैक्सिमम वही मिलता है, कभी कभार 32 मुश्किल से मिलता है। ठीक है, तो ये अस्थाई दांत हो गया, ये अस्थाई दांत होता है। अस्थाई दांत जिसको कहते हैं दूध का दांत वो 20 होता है, और अस्थाई दांत होता है हमारा 32। अब अगर आपके एग्जाम में आता है आपको 32 ही मारना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि आपको 28 मार देंगे, कहे कि नहीं आप बड़ी मुश्किल से 32 को मिलता है, ऐसा नहीं करना है। तो ये 32 मारना है। ठीक है, अब थोड़ा सा दांत के प्रकार देख लेते हैं कि दांत अगर पढ़ ही रहे तो डिटेल से पढ़ लेते हैं कि दांत हमारे जो जबड़े में है वो 32 का बंटवारा किस प्रकार से है, कौन सा रत्नक होता है, कौन सा कृंतक होता है, ये सब थोड़ा देख लेते हैं, और फिर हम लोग इसके बाद बढ़ेंगे जीवा की तरफ, फिर बढ़ेंगे लार की तरफ। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग दांत को समझते हैं। तो ये है मेरा दांत।
ठीक है, हमारा जो दांत है उसमें एक होता है कृंतक, ये आगे वाले दांत जो होते हैं वो है हमारे 8, ठीक है। उसके बगल में होता है रत्नक जिसकी संख्या होती है 4, और इसके बगल में होता है अग्रचवर्णक जिसकी संख्या होती है 8, ठीक है। और यहाँ पे होता है 12 जिसको कहते हैं चवर्णक, चबाने का काम। अब यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि यह तीसरा जो दांत है ना, यहाँ पे होता है आपको अक्लजाड़, अक्लजाड़। ये क्या होता है? दांत जो है ना वो दर्द देता है। एक्चुअली 22-23 साल में दांतें आती हैं तो बहुत दर्द देती हैं। तो अक्लजाड़ जो है वो आदत का चवर्णक के तीसरे दांत पे होता है ना। ये इधर भी तीसरा, इधर लेफ्ट राइट दोनों का बनाए हैं। तो कुल मिलाकर के हो गया हमारा 32 दांत। अब अगर बात करें दांत का, तो सवाल ये है कि जो हमारा दांत है, ठीक है, उसका ऊपरी परत को क्या कहते हैं? इस प्रकार का दांत होता है, देखिए इसके अंदर भी एक परत होता है दांत में, ठीक है। तो उसके परत को कहते क्या है? तो ये परत बना हुआ किसका होता है, ये भी बात कर लेते हैं साथ ही साथ, ठीक है। तो ये जो परत आप जो सफेद हम लोग देखते हैं अपने दांतों में, इस सवाल का जवाब ये है, परत है वो क्या होता है? तो वो हमारा होता है एमाइल। इनामेल, ये हमारे शरीर का सबसे कठोरतम भाग होता है, ठीक है। और इसी ये भाग, इसका दांत का बाहरी परत को भी यही कहते हैं। ये बाहरी परत है, सफेद वाला जो भाग है ना, वो आपका इनामेल होता है, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ पे दांत तक का आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं जीभ का, क्योंकि हमारा जो जीभ है वो अलग अलग प्रकार के टेस्ट को ग्रहण करता है और हमें बताता है कि किस प्रकार से ये जीभ हमारा फंक्शन करता है। तो आइए अब जीभ वाले को भी देख लेते हैं कि जीभ में अगर जो हम खाना खाते हैं वो कौन से भाग से क्या टेस्ट बताता है, ठीक है। तो ये है हमारा हम सबका अपना जीभ, ठीक है, जहाँ पे सबसे आगे वाले भाग से हम लोग मिठास को अनुभव करते हैं, मिठास, स्वीटनेस को, ठीक है। ये जो दो भाग दिख रहे हैं आपको, इससे हम लोग अनुभव करते हैं नमकीनता को, मतलब नमकीन चीज जब खाते हैं, सॉल्टी चीज वो इसमें आएगा। यहां से हम लोग बीच से अनुभव करते हैं खट्टा को। क्या चीज को? खट्टा को, सॉर, इसका अंग्रेजी होता है सॉर। और ये जो अंतिम भाग होता है हमारे जीभ का, उससे हम लोग कड़वी चीजें का अनुभव करते हैं। वैसे नहीं होता है जब कभी कुछ ऐसा चीज खा लेते हैं तो अंदर लगता है यहीं पे फंस गया है, वैसे एक्चुअली ये जीभ जो है वो टेस्ट करता है अंतिम भाग में कड़वी चीजों को। तो सबसे अगला भाग जो है वो मिठास को दिखाता है, और सब दिखाता तो नहीं है, मतलब हम लोग को अनुभव कराता है। और इसके बगल में नमकीन को, ये बीच वाले भाग में से खट्टे को, और अंतिम वाले भाग में से आप लोगों को जो अनुभव होगा वो होता है कड़वी स्वाद का, ठीक है। तो ये जीभ हमारे लिए फंक्शन कुछ इस प्रकार से करती है। ये हो गया आपका जीभ क्लियर, ये आपका दांत क्लियर हो गया। अब आते हैं लार पर। तो हमारे शरीर में, ठीक है, 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती है, ठीक है, 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती है, ठीक है। और ये तब एक्टिव होती है जब हमारा मन या हमारा मस्तिष्क किसी खाने को सोचता है, ठीक है। ये तब तक एक्टिव नहीं होता जब तक हम लोग सोचते नहीं। अगर हम बोले पत्थर, ईटा, लकड़ी, इससे किसी के मन में कुछ नहीं आएगा, क्योंकि ये क्या है, वो एक्टिव ही नहीं हुआ। लेकिन हम बोले बिस्किट या फिर बोले दाल भात, तो जिनको जो खाना पसंद होगा ना उतना तेजी से एक्टिव होता है। ये 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लार के बारे में और डिटेल से हम थोड़ा सा जान लेते हैं, ताकि लार से संबंधित किसी प्रकार कोई जो सवाल है वो आपका छूटे नहीं। तो ये है हमारा सलाइवा, जीभ में ही होता, हमारे मुंह में ही होता है। और इसका अगर पीएच मान का हम लोग बात करें तो ये होता है 5.8।
5.8। ठीक है, ये 5.8 क्या है भाई, आप जानते हैं कि जब pH स्केल पर हम लोग बात करते हैं किसी भी विलियन के ये क्या बोलते हैं उसको, अम्लीयता का, तो ये होता है। तो ये 6.8 इसका जो है सलाइवा, सॉरी यहाँ पे 6 होगा, 6.8 जो इसका पीएच मान है ये बताता है कि ये क्या है, अम्लीय होता है। ठीक है, ऐसा होता है आपका पीएच स्केल, यहाँ पे 7 में उदासीन होता है, 0 से लेकर 14 तक का होता है। इधर वाला अम्लीय होता है, ये क्षारीय होता है। तो लार में हमारे क्या है, इसमें से एंजाइम और लार दोनों निकलता है, और ये लगभग 1.5 से 2 लीटर होता है। ठीक है, और एंजाइम से ही क्या होता है, प्रोटीन को दर्शाता है, और सभी प्रोटीन एंजाइम होता है। सभी प्रोटीन जो है वो एंजाइम तो होता है, लेकिन सभी एंजाइम प्रोटीन नहीं होते हैं। एंजाइम जो है वो जैव उत्प्रेरक भी होता है। जैव उत्प्रेरक क्या है, आप जानते हैं, कैटलिस्ट, अंग्रेजी में रसायन विज्ञान में आप लोग पढ़ेंगे कैटलिस्ट, जो क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है, मतलब अभिक्रिया होने का जो दर है उसको ही तेज कर देगा या फिर घटा देगा। वो दोनों काम करता है, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव भी होता है। तो एंजाइम का 2 भाग होता है, एक है लाइसोजाइम और इसी का एक और भाग है टाइलिन। टाइलिन में भी एमाइलाइज होता है, जो क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए जिम्मेदार होता है। और ये लाइसोजाइम क्या करता है, ये जीवाणुओं को मारता है। ठीक है, तो ये था हमारा जीव के बारे में। हमारे मुख में जो पाचन तंत्र शुरू होता है वो इस प्रकार से जीभ, दांत और सलाइये लार ग्रंथियों से होते हुए, हमने आपको पहले ही बताया लार ग्रंथियां हमारे मुंह में 3 होती हैं, जो लार को निकालती हैं जब हम लोग भोजन करते हैं। जी, तो ये लार है। अब आप लोग जानेंगे कि लार का जो 3 प्रकार होता है, ये 3 जो लार ग्रंथियां वो कौन कौन है। दांत को लोग देख चुके हैं, ये 32 दांत होता है। अच्छा, मजबूती के आधार पर जो है तो सबसे ज्यादा है एनामेल, एनामाइल भी बोलते हैं, मेल पढ़ाता है। उसके बाद आता है डेंटाइन, क्या आता है, डेंटाइन। और डेंटाइन के बाद अगर बात करें आपको, सॉरी ये ऐसा आएगा, ठीक है, और तब आता है हमारा बोन, मतलब हड्डी। तो अगर एनामेल ऑप्शन में नहीं है, डेंटाइन, डेंटाइन मानना पड़ेगा। और अगर तीनों ऑप्शन में सबसे ज्यादा बात करेगा तो यही होगा, जो इस हमारे दांत का जो बाहरी परत है उसका ये होता है ना, ये 2 खोपड़ी, इसका ये बाहर वाला को एनामेल बोलते हैं, यही सबसे ज्यादा मजबूत होता है। अब हम लोग बात करेंगे इसकी लार ग्रंथियां। 3 जो लार ग्रंथि है वो किस प्रकार से एक्टिव होती है, और वो एक्चुअली वो तीनों है कौन कौन। ठीक है, तो ये अब हम लोग जानेंगे।